हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डिटरमिनेंट देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को आप देखिएगा। जैसे आपको मैट्रिक्स बताए थे, तो वहां बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। वैसे ही डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, डिटरमिनेंट क्या? एक वैल्यू है। इट इज अ वैल्यू। इट इज अ वैल्यू। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स अरेंजमेंट देता है, तो डिटरमिनेंट क्या देता है? वैल्यू। तो डिटरमिनेंट का मतलब ये क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। और दुनिया में सारे मैथमेटिकल टर्म्स की कुछ ना कुछ डिफाइनिंग कंडीशन होती है। वैसे ही डिटरमिनेंट की कुछ डिफाइनिंग कंडीशन है। तो डिफाइनिंग कंडीशन क्या है उसको देखिए। डिटरमिनेंट को शॉर्ट में लिखते हैं, इज डिफाइंड, डिटरमिनेंट इज डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है एम इज इक्वल टू एन। एम का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब डिटरमिनेंट किस तरह के मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब वैसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। जैसे 2x2 के लिए डिफाइंड होगा, 3x3 के लिए होगा, 5x5 के लिए होगा, 9x9 के लिए होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की सिंबल क्या है? जैसे मैट्रिक्स की सिंबल होती थी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो वैसे ही डिटरमिनेंट की सिंबल होती है। देखिए ऐसा कुछ, ये वाला, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की सिंबल है। दो वर्टिकल बार के अंदर डिटरमिनेंट को रखते हैं। देखिए, मॉड की भी साइन यही है, मॉडुलस की भी सिंबल यही होती है। दो वर्टिकल बार, ये मॉडुलस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ सिंबल आता है, तो वहां साइड में लिखा रहता है कि इट डिनोट्स मॉड फंक्शन। तब ही समझेंगे कि ये मॉडुलस की साइन है। अदरवाइज क्या समझेंगे? डिटरमिनेंट की सिंबल है। क्लियर है? तो जहां कहीं भी मॉड की बात हो, तो वहां आपको मेंशन होगा कि ये मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या समझेंगे? डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है। ठीक है। और डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, और डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, या आप डी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या डेल्टा। ये डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका है। जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, वैसे ही डिटरमिनेंट को कैपिटल डी से लिखिए, या डेल्टा से लिखिए, या डीटी लिखिए। क्लियर है? मैट्रिक्स का सिंबल होता था रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, लेकिन डिटरमिनेंट की सिंबल क्या होती है? मॉड। कौन सी मॉड है ये देसी मॉड है, ठीक है। ये देसी मॉड है, और जो मॉडुलस फंक्शन है उसको विदेशी मॉड बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप याद करने का तरीका रखो कि ये एक मॉड है और एक ये है, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट वाला है, ये मॉडुलस फंक्शन वाला, इसको आप याद कर लो विदेशी मॉड, और इसे देसी मॉड, ठीक है। ये देसी मॉड है और ये अपने को विदेशी मॉड है, ऐसे याद कर सकते हो।
तो डिटरमिनेंट के बारे में ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार और रिकैप करते हैं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। डिटरमिनेंट की ये सिंबल है और डिटरमिनेंट को कैपिटल डी या डी टी या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस 4 पॉइंट्स सीरियसली। देखिए स्टार देकर लिखिएगा। जैसे अपने को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। ठीक है, एक रो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक रो और एक कॉलम वाली डिटरमिनेंट। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है। क्लियर है? यानी जैसे 2 का डिटरमिनेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। 4 का डिटरमिनेंट क्या होगा 4 ही होगा। -4 का डिटरमिनेंट -4, न कि +4 समझिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा, मॉडुलस फंक्शन वाला ऑपरेटर नहीं है, ये डिटरमिनेंट वाला ऑपरेटर है। तो -4 का डिटरमिनेंट क्या होगा -4 ही होगा। लेकिन -4 का मॉड क्या होगा तो -4 का नेगेटिव यानी +4 होता है। कंफ्यूजन नहीं होना, डोंट गेट कंफ्यूज विद बोथ द साइन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वाले साइन के अंदर जो वैल्यू होती है वही छप जाती है। 10 का डिटरमिनेंट क्या होगा 10 होगा। -3/7 का डिटरमिनेंट क्या होगा -3/7 होगा। √2 का डिटरमिनेंट क्या होगा √2। 2.5 का डिटरमिनेंट क्या होगा 2.5 होगा। साइन 20 डिग्री का डिटरमिनेंट क्या होगा साइन 20 डिग्री होगा। क्लियर है? यानी इन जनरल ए का डिटरमिनेंट क्या होता है ए ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है वही उसकी वैल्यू होती है। तो इसे याद रखिएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा ए ही होगा। क्लियर है? यानी जिस किसी डिटरमिनेंट में एक रो और एक कॉलम हो उसे क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट। और फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, जो एलिमेंट यानी जो वैल्यू डिटरमिनेंट साइन के अंदर होती है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 15 का डिटरमिनेंट क्या होगा 15 होगा। 4000 का डिटरमिनेंट क्या होगा 4000। -1857 का डिटरमिनेंट क्या होगा -1857। 0 का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। Concentrate here. यदि अपने पास ऐसा कुछ फोटो है, ठीक है, यह डिटरमिनेंट की साइन है, ये 2 वर्टिकल बार डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4, यानी कितने रोज हैं R1 R2, 2 रोज है और कॉलम कितने हैं C1 C2। 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो 2 हो, तो उसे क्या बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है। क्लियर है? अब मैट्रिक्स में पढ़े थे, इसी क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं
सेकेंडरी डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ, ये सेकेंडरी डायगोनल हुआ। क्लियर है? तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल के जगह पे आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट। क्लियर है? अब माइनस यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जगह पर आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट। तो कौन कौन सी एलिमेंट आ रही है? ए और डी ना, ए और डी का प्रोडक्ट यानी ए गुना डी माइनस पहले प्रिंसिपल होगा माइनस सेकेंडरी डायगोनल के जगह पर आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट माइनस बीसी। क्लियर है? यानी आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट along प्रिंसिपल डायगोनल। पीडी लिख लो, पीडी का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, इसको पीडी बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? पीडी। इसको क्या बोल रहे हैं? पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सी डायगोनल है ये? प्रिंसिपल डायगोनल। और इसे बोल रहे हैं सेकेंडरी डायगोनल, एसडी, सेकेंडरी डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट अलोंग पीडी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट अलोंग पीडी क्या हुआ? एडी हुआ, माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग एसडी। एसडी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट क्या हुई? बीसी हुई। ठीक है? तो ये फॉर्मूला बना के आप याद रखिएगा। एक टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल की जगह पे आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट। देखिए ठेठ भाषा में समझिएगा। ठीक है? प्रिंसिपल डायगोनल की अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट, मतलब ऐसे माइनस ऐसे। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना बहुत कुछ है, इसीलिए थोड़ा सीरियस होइएगा और कोशिश करेंगे अपना लेक्चर टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का। जैसे लास्ट अब तक जितना भी लेक्चर अपलोड हुआ होगा सारे के सारे 25 मिनट, कोई 26 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक का हुआ है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सटेंड द टाइमिंग ऑफ माई लेक्चर अराउंड अप टू 40 मिनट्स, 40 to 50 मिनट्स। ओके? तो डोंट वरी एंड सीक्वेंस में आप लेक्चर को देखिए। ठीक है? जितना भी आपको लेक्चर पढ़ाते हैं थोड़ा सीक्वेंस में कनेक्ट करके देखिए। पहला लेक्चर से, जैसे आपको पढ़ा रहे मैट्रिक्स, तो पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तब छठा, ऐसे करिए तो ज्यादा आसानी से समझने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसे देखिएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? और उसे कॉपी पे आप लिखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है? जितना कुछ पढ़ाएंगे उससे ज्यादा आपको आईटी के लिए नहीं पढ़ना है। अब देखते जाइएगा जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपका एंड करेगा तब देखिएगा कि जितना कुछ भी पढ़ाए हैं, जितना आप अरिहंत से बनाओ, सिंगेज से बनाओ प्रॉब्लम, तो सारा का सारा थ्योरी आपको मिल जाएगा। उतना इनफ है, आईआईटी एडवांस एग्जाम अपीयर होने के लिए उतना इनफ है। क्लियर है? तो और जहां तक बुक की बात है, आप अरिहंत की बुक बनाओ। ठीक है? लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी सबसे अच्छी किताब मानी जाती है बोर्ड के लिए, तो एनसीईआरटी की बुक बनाइए। इसके पहले वाले कभी लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि आप एनसीईआरटी की बुक बनाओ, कोशिश करो आर.एस. अग्रवाल बनाने का। जब वो हो जाता है तो उसके बाद, ठीक है, जब आपका प्लानिंग है कि हमको आईआईटी करना है तो आप अरिहंत या सिंगेज बनाओ। ठीक है? उतना बहुत है, सिंगेज का ऑब्जेक्टिव ले लो। लेकिन हाँ, यदि आप आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना, तो कहना ही नहीं है, काफी बढ़िया किताब है। तो कोशिश करो आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव ले लो आप। और अभी जो टॉपिक चल रहा है, जैसे ही थ्योरी खत्म होगा या जितना अब तक पढ़ाए हैं, जितना प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होता है उसको आप बनाइए। ठीक है?
और यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार लिखिए, कोशिश करेंगे हम उसको समझाने का। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का एक एग्जांपल देखिए। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट, तो 2 गुना 8 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट 3 गुना 4, तो 8 दूनी का 16 माइनस 4 12, 16 में से 12 गया, कितना बचा? 4। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 होगी। क्लियर है? लिखिए, एक और एग्जांपल देखिए, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट। देखिए सर जी, यहां देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट, तो साइन इंटू साइन क्या हुआ? साइन एंड साइन मल्टीप्लाई टू गिव साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंडरी डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट, तो माइनस कॉस इंटू कॉस, तो कितना हुआ? माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर। अब माइनस ब्रैकेट मतलब ऑफ, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रिजल्ट्स इनटू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इस 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो अब तक क्या देखे? डिटरमिनेंट हमें वैल्यू देता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट देता था, डिटरमिनेंट क्या देता है? वैल्यू। तो अब डायरेक्टली ऐसे याद रखिए, मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट और डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू। अब देखिए विद्यार्थी, क्या डिटरमिनेंट डिफाइन है? हाँ, बिल्कुल डिफाइन है। हियर वी हैव 3 rows and 3 columns, तो number of rows is equal to number of columns, therefore determinant of this photo is defined। तो इसमें 3 रो हैं, R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं? 3, C1 C2 C3। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो इस फोटो का नाम क्या देंगे? डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट। क्लियर है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखे, सेकंड का निकालना सीखे, तो वैसे ही हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट। देखिए, थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, एक सारस रूल भी है, वो अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे। वो टेक्निक है, लेकिन कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं पड़ता है, बस वो सीखने के लिए है। ठीक है, तो यहां आप एक्सपेंशन मेथड ही पहले सीखिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। देखिएगा, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट of third order can be find out
फाइंड आउट बाय एक्सपेंशन मेथड। एक थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन एक्सपेंशन मेथड से निकालते हैं। एक्सपेंशन मेथड अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब एक्सपेंशन मेथड होता क्या है ये सिखा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन देखिए एक्सपेंशन मेथड जानने से पहले आप साइन स्कीम लिख लो। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए एक साइन स्कीम अडॉप्ट करते हैं। वो साइन स्कीम क्या है यहां हम लिख देते हैं। देखिए पहले प्लस से स्टार्ट होता है, उसके बाद अल्टरनेट मूव करता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टार्टिंग प्लस से होगा, उसके बाद अल्टरनेट होगा। देखो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है प्लस है, अल्टरनेट चलेगा। क्लियर है? ये साइन स्कीम थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। अब देखिए एक्सपेंशन मेथड है क्या, एक्सपेंशन मेथड है क्या, क्लियर है? इसके बारे में लिख लीजिए। देखिए एक्सपेंशन मेथड क्या है, देखिएगा। It states that the value of a determinant of third order can be find out by expanding along। एक्सपेंशन मेथड है तो वर्ड क्या है? एक्सपेंडिंग along any row or any column। मतलब एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड करके मतलब ओपन करके निकाल सकते हो। वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। जैसे पहला रो से एक्सपैंड किए तो वैल्यू यदि 10 आता है तो सेकंड रो से भी 10 ही आएगा, थर्ड रो से भी 10 ही आएगा। पहली कॉलम से 10 ही मिलेगी, सेकंड से 10 ही मिलेगी, थर्ड से 10 ही मिलेगी। क्लियर है? तो एक्सपेंशन मेथड क्या है कि ये क्या बताता है कि थर्ड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के वैल्यू आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड करके निकाल सकते हो। ठीक है? वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये तो बस आपको इंग्लिश लिखवाए हैं, समझिए। अब देखिए जैसे डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो देखिए जिस मेथड से इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं उस मेथड का क्या नाम है? एक्सपेंशन मेथड। ठीक है? अब बताइए एक्सपेंशन मेथड क्या करता है कि आप थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ओपन करके निकाल सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम। ठीक है? तो सबसे बढ़िया है R1 को ओपन कीजिए। ठीक है? कोई भी काम यही से तो शुरू करते हैं ना, पहला से नहीं। तो ओपनिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1 या एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या लिखते हैं? ओपनिंग द डिटर्मिनेंट, देखिए विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा, अलोंग R1, ओपनिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1। तो देखिए R1 के अलोंग ओपन कर रहे हैं
तो साइन स्कीम क्या अडॉप्ट करते हैं, पहले प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। क्लियर है? अब देखिए प्लस गुना टू, प्लस गुना टू क्या होगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू। 2 इंटू, इंटू मतलब गुना। अब देखिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। 2 मतलब 2, जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसको आप ढक लीजिएगा। ढक लीजिए मतलब समझ रहे ना, 2 पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो इसको ऐसे ढको और इसको ऐसे ढको। क्लियर है? ढक लिए। 2 जिस रो, 2 बोल रहा है, 2 नहीं समझ में आएगा। 2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा, you have to delete that rows and column. The 2 is lying in first row and it is in first column, so you have to ढकिंग the first row and first column. क्लियर है? अब देखिए अपने को क्या बचा, एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है। Here we are left with a determinant of second order. क्या कुछ बचा, ये वाला फोटो, तो लिखिए 1 2 5 8। क्लियर है? 8 मतलब 8 हुआ। अब देखिए प्लस के बाद माइनस, तो माइनस इंटू 3 क्या हुआ, -3। वैसे ही फिर वही थ्योरी, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा, यू हैव टू डिलीट दैट रोज एंड दैट वेरी कॉलम। 3 इज लाइंग इन फर्स्ट रो एंड इट इज इन फर्स्ट, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। अरे फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, ढक लिया। What remains? 0 to 3 8. We are left with determinant of second order 0 to 3 8. Next 4 plus 4. 4 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे आप ढक लीजिए। 4 is lying in first row and third column. What? Here we are left with 0 1 3 5. अब देखिए 2 इंटू, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो तो निकालिए। 8 इंटू 1 8 माइनस 5 दूनी का 10। 0 इंटू 8 0 और 3 दूनी का छक्का। 0 इंटू 5 0, 3 1 जा 3। 8 माइनस 10 -2। 0 माइनस 6 -6। 0 माइनस 3 -3। 2 इंटू -2 क्या हुआ, -4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 का 18 प्लस माइनस 12। -4 -12 कितना हुआ, -16 प्लस 18। इट रिजल्ट्स इनटू 2। This is your value of a determinant of third order. देखिए विद्यार्थी, यदि आप R2 से भी ओपन करते ना तो वैल्यू इतना ही आता, R3 से भी उतना ही आता, C1 से भी उतना ही आता, C2 से भी उतना ही आता, C3 से भी उतना ही आता। So that's all for today. We will see the next theoretical portion in the next lecture. So write it down and enjoy the class. Okay, thank you.